अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे गेस्टेड जूस का केमिकल कंपोजिशन और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सलाइवा का जो कि है केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गेस्ट्रिक जूस। गेस्ट्रिक जूस का केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह इस लेक्चर को भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक हम गेस्ट्रिक जूस का जो कि है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दूसरा इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंंगे और तीसरा जो कि है हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन जो कि है इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो कोशिश करेंगे कि सिर्फ बायोकेमिस्ट्री तक इस लेक्चर को महदूद रखें, ठीक है ना। क्योंकि बाकी आप फिजियोलॉजी में जो कि है आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि ये कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उस वो ग्लैंड्स कितने कौन से ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम केमिकल कंपोजिशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उस केमिकल से रिलेटेड जो कि है इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, गैस्ट्रिक जूस की इंट्रोडक्शन की तरफ। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक जूस जो कि है ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड से। और ये ग्लैंड जो कि है, ये 3 ग्लैंड जो होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, ये स्टमक के डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड होते हैं। अब स्टमक के डिफरेंट एरियाज है, स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स है, अपने फिजियोलॉजी एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है ना। कार्डियक है, पाइलोरिक है, फंडस है, ठीक है ना। तो मतलब जो टिश्यूज, जो सेल्स या जो ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, ये स्टमक के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को टेबल भी दिखाऊंगा, उस टेबल में वो सेल्स या जो ग्लैंड्स है और इसकी जो सिक्रीशंस है ये मैंने इसका जिक्र किया है, ठीक है ना। इस स्लाइड के बाद मैं आपको टेबल दिखाऊंगा। The various glands, along with their constituent cells and secretory products, including hormones and hormone-like substances, are given in table below. इसी तरह मुख्तलिफ ग्लैंड्स और इसके जो सेल्स हैं, हर ग्लैंड्स के जो सेल्स के इस ग्लैंड्स के अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं और ये सेल्स कौन से सिक्योरिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है तो ये 2 किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो या हार्मोन्स होंगे या जो कि है हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होंगे, हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होंगे। यानी जो स्टमक में जो ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं इसकी सिक्योरिटी प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, इसके सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो कि है ये या तो हार्मोन हो सकते हैं या हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे टेबल में हमने जिक्र किया है सारे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के सेल्स और इस सेल्स की जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है जो हार्मोन्स है या हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस है, इसको नीचे टेबल में हमने इसका जिक्र किया है। अब ये टेबल जो के हैं अगर आप इसको देखें तो इसके 3 कॉलम्स आप देखें, एक ये हो गया, एक दूसरा ये कॉलम हो गया, तीसरा ये कॉलम हो गया। अब ये 3 कॉलम जो के पहले कॉलम में हमने स्टमक एरिया जो के है मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये स्टमक एरिया। अब 3 एरियाज यहाँ पर हमने मेंशन किए, सॉरी 4 एरिया। पहले जो कि कार्डियक यूनिट है इसका, दूसरा फॉर्टिस एंड बॉडी और थर्ड जो कि है पाइलोरिक। और दूसरे में जो कि हमने इसके सेल का जिक्र किया है, यानी कार्डियक यूनिट में कौन से सेल पाए जाते हैं, फंडस और बॉडी में कौन से सेल पाए जाते हैं, पाइलोरिक यूनिट में कौन से सेल पाए जाते हैं। तो हर यूनिट के हर एरिया के सामने हमने इसके सेल का जिक्र किया है। कार्डियक के सामने हमने म्यूकस सेल्स लगाए कि कार्डियक यूनिट में म्यूकस सेल्स होते हैं, फंडस एंड बॉडीज में कौन से सेल्स होते हैं, पाइलोरिक में कौन से सेल्स होते हैं। तो तीसरी कॉलम में अगर आप देखें तो इसके जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है ये हमने मेंशन किए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप पहले नंबर को देखें कार्डियक इंट, ये कार्डियक इंट है, फॉर एग्जांपल कार्डियक पार्ट है स्टमक का। तो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सेल्स या म्यूकस ग्लैंड्स, यानी स्टमक का जो कार्डियक इंट है इसमें म्यूकस सेल्स या म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इसका इस म्यूकस सेल्स का या म्यूकस ग्लैंड्स का जो कार्डियक पार्ट में आकर होता है, इसकी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो इसके म्यूकस हैं, बाइकार्बोनेट्स है, HCO3, पेप्सिनोजेन है ऑफ ग्रुप 2। यानी पेप्सिनोजेन जो कि है ये 2 ग्रुप्स में पाए जाते हैं, एक को कहते हैं पेप्सिनोजेन 1 और दूसरे को कहते हैं पेप्सिनोजेन 2। अब ये जो पेप्सिनोजेन 1 और पेप्सिनोजेन 2 है, ये 2 टाइप्स है, 2 ग्रुप्स है पेप्सिनोजेन के, ठीक है। और इसको हमने ये 1 और 2 किस बेस पर दिया है, तो याद रखिए कि जो पेप्सिनोजेन 1 है
ये ओनली चीफ सेल्स जिसको कहते हैं और जो फंडस और बॉडी में आकर होते हैं, सिर्फ ये प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजेन 1 जो कि है। जबकि पेप्सिनोजेन 2 जो कि हैं ये चीफ सेल्स भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अलावा कार्डियक मीन भी प्रोड्यूस करता है और पाइलोरिक पार्ट में भी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी पेप्सिनोजेन 2 जो कि है ये तीनों पार्ट्स या चारों पार्ट्स प्रोड्यूस करता है, कार्डियक पार्ट भी प्रोड्यूस करता है, फंडस और बॉडी भी प्रोड्यूस करता है, पाइलोरिक पार्ट भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन पेप्सिनोजेन 1 जो कि है इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स। नीचे हम जिक्र करेंगे इसका, ये चीफ सेल जो आपको नजर आए चीफ सेल्स, पेप्सिनोजेन 1 सिर्फ और सिर्फ चीफ सेल्स प्रोड्यूस करता है। जबकि पेप्सिनोजेन जो ग्रुप 2 है, पेप्सिनोजेन 2 जिसको कहते हैं, ये तीनों या चारों पार्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया स्टमक का कार्डियक, जिसमें म्यूकस सेल्स है और जिसकी सिक्यूरिटी प्रोडक्ट्स क्या है, म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है और पेप्सिनोजेन 2 है, ठीक है। 1 नहीं है इसमें, पेप्सिनोजेन 2 प्रोड्यूस करता है। अब दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं तो फंडस और बॉडी की तरफ आते हैं, ठीक है। स्टमक का जो फंडस और बॉडी है, ये आप लोगों ने कार्डियक पढ़ा है, फंडस बॉडी पाइलोरिक ये आप लोगों ने फिजियो एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इसमें जो सेल्स हैं, जो सिक्यूरिटी या जो ग्लैंड सेल्स है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो फंडस और बॉडी जो के हैं, इसमें कौन कौन से सेल्स है या ग्लैंड्स है और ये कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें पेराइटल सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स भी इसको कहते हैं, पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स भी इसको कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस HCl इंट्रिंसिक फैक्टर। पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल जो कि ये दो किस्म की सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, एक HCl प्रोड्यूस करता है और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है। अब इसकी जो फंक्शन है या ये क्या चीज है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, HCl क्या है, इसका स्टमक के अंदर क्या फंक्शन है, ये आगे आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ेंगे, सेल्स और इसकी जो सिक्रीशंस है ये पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो फंडस और बॉडी स्टमक की जो फंडस और बॉडी में जो ग्लैंड या जो सेल्स लोकेटेड है उसको कहते हैं चीफ सेल्स। ये आप देखिए चीफ सेल्स, इस चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं या इसको जाइमोजेन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तीनों नाम है इसके, ठीक है। जिस तरह पेराइटल सेल्स को ऑक्जेंटल सेल्स भी कहते हैं, इस तरह चीफ सेल्स और इसको चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं और जाइमोजेन सेल्स भी इसको कहते हैं। अब ये कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये जो चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेन सेल्स है, ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है और दोनों टाइप के पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है, 1 भी प्रोड्यूस करता है और 2 भी प्रोड्यूस करता है। मैंने यहाँ पर इसके साथ लिखा है पेप्सिनोजेन ग्रुप 1 एंड 2, यानी दोनों किस्म के पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तीसरे सेल्स की तरफ आते हैं जो फंडस और बॉडी में लोकेटेड होता है, उसको कहते हैं म्यूकस सेल्स। अब म्यूकस सेल जो कि हैं कौन से सिक्रीशन सिक्यूरिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब म्यूकस सेल्स याद रखिए कि ये जो म्यूकस सेल्स है, म्यूकस सेल्स ये स्टमक के चारों पार्ट्स में अकर होते हैं। देखो कार्डियक में भी म्यूकस सेल्स था, फंडस और बॉडी में भी जो कि म्यूकस सेल लोकेटेड है फंडस और बॉडी में, और पाइलोरिक पार्ट में भी म्यूकस सेल्स मौजूद है। ये देखो म्यूकस सेल्स मौजूद है। एक म्यूकस सेल्स ये पाइलोरिक में हो गया, एक म्यूकस सेल्स ये जो कि आपको नजर आ रहा है फंडस और बॉडी में, और एक म्यूकस सेल जो कि ये कार्डियक में मौजूद है। यानी तीनों पार्ट्स में म्यूकस सेल्स मौजूद है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसका सिक्रीशंस है कि ये जो सिक्यूरिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये डिफरेंट म्यूकस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीक्रेट्स डिफरेंट सिक्रीशंस है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके लिए मैं आपको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि याद रखिए कि जो कार्डियक और पाइलोरिक में जो म्यूकस सेल्स है, यानी कार्डियक में, पाइलोरिक में और कार्डियक में जो म्यूकस सेल्स है, इन दो पार्ट्स में कार्डियक और पाइलोरिक में जो म्यूकस सेल्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों का सिक्रीशन सेम है। देखो मैंने यहाँ पर इसके साथ लिखा है पाइलोरिक के साथ, पाइलोरिक में जो म्यूकस सेल्स है कि सेम एज इन कार्डियक एरिया। अब कार्डियक एरिया में जो म्यूकस था तो इसकी सिक्रीशन हमने पढ़े हैं, यानी यही सिक्रीशंस यहाँ पर भी है, ठीक है। म्यूकस बाइकार्बोनेट और पेप्सिनोजेन ऑफ ग्रुप 2, सिर्फ ग्रुप 2 पेप्सिनोजेन यहाँ पर प्रोड्यूस। इस तरह यहाँ जो पाइलोरिक म्यूकस सेल्स हैं या म्यूकस ग्लैंड्स हैं, यहाँ भी ये सेम सिक्रीशंस यहाँ पर भी प्रोड्यूस होते हैं, पेप्सिनोजेन 2। पेप्सिनोजेन 1 जो कि है ये सिर्फ और सिर्फ चीफ सेल्स प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर 1 भी प्रोड्यूस करता है और 2, यानी 2 जो कि है ऑल पार्ट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन पेप्सिनोजेन 1 सिर्फ फंडस और बॉडी में चीफ सेल्स
या जो पेप्टिक सेल या ज़ाइगोमैटिन सेल है ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब फंडस और बॉडी में म्यूकस है तो इसकी सिक्रीशंस क्या होंगे, म्यूकस होंगे, बाइकार्बोनेट और ट्यूफिनोजन ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। अब यहाँ पर अगर आप इसको कार्डियक और पाइलोरिक के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर कार्डियक में सिर्फ ट्यूफिनोजन और ग्रुप 2 प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर जो सेल्स हैं जो फंडस और बॉडी में अकर होते हैं वो है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स। एंटीरोक्रोमाफिन सेल ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ये चार सेल्स हो गए फंडस और बॉडी में, एक पेराइटल, दूसरा चीफ सेल्स या जाइमोटिन सेल्स, थर्ड म्यूकस सेल्स और फोर्थ जो के है ये एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स। और हर एक के साथ मैंने यहाँ पर इसके सिक्रीशन भी लिखे कि ये कौन से सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फाइलोरिक की तरफ आते हैं, फाइलोरिक सेल्स। फाइलोरिक जो कि है इसमें म्यूकस सेल्स होता है, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं या एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी इसको, इन दो किस्म के सेल्स है। एक एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ठीक है, जिसको ईसी सेल्स भी कहते हैं, ई सी सेल्स भी इसको कहते हैं। और दूसरा इसमें एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी इसमें होते हैं, यानी ई सी एल सेल्स इसको कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर जो कि इसमें जी सेल्स होते हैं और फोर्थ नंबर इसमें डी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक के साथ मैंने सिक्रीशन लिखे कि ये कौन कौन से सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो म्यूकस प्रोड्यूस सेम सिक्रीटरी प्रोडक्ट एज इन कार्डियक एरिया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने जो कि है ऊपर आपको मेंशन किया है कि कौन से सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये देखो आप। सो सेम सिक्रीशन एज प्रोड्यूस इन कार्डियक एरिया, एंड यहाँ पर जो जो कार्डियक एरिया में जिस तरह सिक्रीशन म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस करता, इसी तरह जो पाइलोरिक में जो म्यूकस सेल्स है ये भी सेम सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये भी सेम सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी पाइलोरिक में जो म्यूकस सेल्स है ये कौन से सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वही सिक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कार्डियक में जो म्यूकस सेल प्रोड्यूस करता है। जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट है और पिप्सिनोजेन 2 है, ठीक है, 1 नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ, अगेन आई रिपीट के पिप्सिनोजेन 1 जो कि है इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स व्हिच अकर्स इन द फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक, और 2 जो कि है सारी एरिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेल की तरफ आते हैं, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स या एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। इन दो किस्म के सेल्स है, एक ईसीएल सेल्स है और दूसरा ईसी सेल्स है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, और दूसरा जो कि ईसीएल सेल्स है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। ये दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है, ठीक है। और इसका सिक्रीशन क्या होता है, इसका सिक्रीशन है हिस्टामिन सिक्रीशन है, ठीक है। थर्ड कौन सा सेल्स अकर होते हैं पाइलोरिक पार्ट में स्टमक के, तो थर्ड जो केमिकल्स अकर होता है वो है जी सेल्स, और इसका सिक्रीशन क्या है, वो है गेस्ट्रीन, ये केमिकल्स पैदा करते हैं जिसका नाम है गेस्ट्रीन प्रोड्यूस करता है। और डी सेल्स फोर्थ नंबर जो कि है पाइलोरिक पार्ट में डी सेल्स होते हैं, और ये डी सेल जो कि है क्या प्रोड्यूस करता है, सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है, सोमेटोस्टेटिन। अब इसके फंक्शन पर हिस्टामिन है, गेस्ट्रीन है, सेरोटोनिन है, तो इसके क्या फंक्शंस है, ठीक है ना। और सोमेटोस्टेटिन ये आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन लोकेशन हो गए, इसमें जो सेल्स अकर होते हैं ये इनके नाम हो गए, और हर सेल जो है कौन कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है ये इसके सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम कंपोजिशन की तरफ आएंगे, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की तरफ आते हैं। वो तो इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन में हमने गैस्ट्रिक जूस का जिक्र किया कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है। स्टमक में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लैंड्स या डिफरेंट सेल्स होते हैं जिसके डिफरेंट सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और सारे सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, ठीक है। टेबल में हमने इसका डिटेल में जिक्र किया कि कौन से सेल्स है और इसके सिक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हमने इसका जिक्र किया। अब composition of gastric juice, about 99% gastric juice mass is water, 99.99% जो कि इसमें वाटर है gastric juice में। अगर आपको याद हो तो सलेवा में हमने जिक्र किया था कि 99.5% वहाँ पर वाटर था सलेवा में, 0.5% फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है। लेकिन गेस्ट्रिक जूस में 99% गेस्ट्रिक जूस जो कि है ये वाटर है, while the remaining consist of, यानी जो 1% रह गया है वो क्या है, वो consist of both organic and inorganic matter, यानी 1% इसमें बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है।
अब इसमें ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें लोकेट अकर होते हैं और इनऑर्गेनिक में कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ ल्यूसीन, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब स्मॉल अमाउंट में of some other enzymes in a protein called intrinsic factor। ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से मैटर्स, कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, तो म्यूसिन है, पेप्सिनोजेन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है और कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर एंजाइम से और प्रोटीन है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन के ये आगे आ रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर ये वो लाइपेज है जो सलाइवा में जो था, तो अब ये खुराक के साथ जो कि बोलस के साथ जो कि स्टमक में आ गया है, तो यहाँ पर अब इसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा और अब इसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा एसिडिक मीडियम में थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन आगे जाकर ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर फिर ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन जो है फिर इस लाइपेज एंजाइम की डाइजेशन काज करता है, इसकी डाइजेशन करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो कि है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम जो कि ये भी प्रोटीन इन नेचर है, तो इसी वजह से फिर वहाँ पर ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा पीएच भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन में जो कि है अल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है, तो बेसिक पीएच में ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इन दो वजूहात की बिना पर लाइपेज एंजाइम फर्दर लाइफ ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन स्टमक में जो कि है ये थोड़ा जो कि है स्टेबल होता है, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो एसिडिक पीएच जरूरी है, ठीक है, और स्टमक में वैसे ही पीएच एसिडिक होता है, तो इसलिए स्टमक में लाइपेज एंजाइम थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन आगे जाकर ट्रिप्सिन की वजह से और पीएच चेंज होने की वजह से ये इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं? अ ट्रेस ऑफ लैक्टिक एसिड में बी प्रेजेंट इन द नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस, और कुछ स्मॉल अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी अकर होता है गैस्ट्रिक जूस में। नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस में भी लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन अगर ये लैक्टिक एसिड जो कि है गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा हो गया, इस ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टमक में जो कि है कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक जूस में लैक्टिक एसिड ये कम हो, यानी नॉर्मल हो, तो फिर ये थोड़ा कम होता है, नॉर्मली ये कम होता है लैक्टिक एसिड जो कि गैस्ट्रिक जूस में। लेकिन अगर ये लैक्टिक एसिड स्टमक में ज़्यादा आ गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ स्टमक में। एंड एक्सेस ऑफ दिस एसिड यानी लैक्टिक एसिड की तरफ इशारा करता है कि अगर इस एसिड की एक्सेस अमाउंट आ गया गैस्ट्रिक जूस में, इट सिग्निफाइज इन इट रिप्रेजेंट्स, ये जाहिर करता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड दी स्टमक, स्टमक में बैक्टीरियल ग्रोथ जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अगर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में लैक्टिक एसिड ज़्यादा गया, इट मीन्स कि यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ या इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का जो अमाउंट है ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आगे जाते हैं कि और कौन से केमिकल्स मौजूद है। ये तो ऑर्गेनिक हो गया, अब इनऑर्गेनिक की तरफ आते हैं कि इनऑर्गेनिक में गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से केमिकल्स अकर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इज HCl। यानी वैसे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है HCl। यानी HCl जो कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है गैस्ट्रिक जूस में। द अदर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आर सोडियम, यानी सोडियम भी इसमें लोकेटेड होता है, पोटाशियम भी इसमें लोकेटेड होता है, एंड टू लेसर एक्सटेंट फॉस्फेट भी इसमें होता है। यही इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से है? HCl होता है, सोडियम है, पोटाशियम है, फॉस्फेट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है वो है HCl, ठीक है। The pH of the gastric juice ranges from 1.3 to 2.6 depending on the rate of secretion. pH is lower when gastric juice is being when more gastric juice is being secreted। अब ये जो सेकंड, अब इसमें जो कि है इनऑर्गेनिक, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो कि है इसमें पीएच का जिक्र हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल पीएच कितना है? नॉर्मल पीएच है 1.3 टू 2.6 इसका जो नॉर्मल पीएच है इसका ये है 1.3 से 2.6 तक।
लेकिन ये डिपेंड करता है रेट ऑफ सिक्रीशन पर, ठीक है, कि सिक्रीशन कितना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर गेस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उतना पीएच कम होता जाएगा, ठीक है, पीएच लोअर होगा, पीएच इज लोअर व्हेन मोर गेस्ट्रिक जूस इज बीइंग सिक्रीटेड, क्योंकि जितना गेस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रीट होगा HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा, जितना HCl ज़्यादा होगा उतना पीएच कम होगा, ठीक है, उतना ही गेस्ट्रिक जूस ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना पीएच ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो ये पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस का 1.3 से लेकर 2.6 तक, यानी जो एसिडिक पीएच होता है, जो गैस्ट्रिक का जो पीएच है ये एसिडिक होता है, ठीक है, ये याद रखिए। पूरे जीआईटी में स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, ड्यूडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हो गया इसका अल्कलाइन या बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं आगे, हम जाते हैं फंक्शन की तरफ अब आते हैं। ये तो हमने कंपोजिशन पढ़ा जिसमें हमने एंजाइम्स कुछ डिस्कस किए और ऑर्गेनिक मैटर हमने डिस्कस किए और इनऑर्गेनिक का भी हमने जिक्र किया, और फिर हमने ये भी कहा कि इनऑर्गेनिक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है वो है HCl। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। सो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो कि हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पेप्सिन का फंक्शन पढ़ेंगे, पेप्सिन का फंक्शन हम पढ़ेंगे। सो पेप्सिन की फंक्शन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि पेप्सिन में पेप्सिन क्या है गैस्ट्रिक जूस के अंदर और इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीनेज एंड एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शंस। पेप्सिन क्या है, ये पावरफुल प्रोटीनेज एंजाइम है। प्रोटीनेज एंजाइम के मतलब है, मतलब इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, एंड एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शंस, और इसके एक्शन क्या होते हैं, प्रोटीनेज है लेकिन इसके एक्शन क्या है, किस तरह ये एक्ट करता है, और इट कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स बाय हाइड्रोलाइजिंग स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, जिस तरह आप लोगों को पता है और ये हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रोटीन के अंदर जो इमाइनो एसिड्स होते हैं ये बाइंडेड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सो गैस्ट्रिक जूस में जो ये पेप्सिन है, सो पेप्सिन जो के हैं, पेप्सिन ये कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड जो के हैं, कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो उस पर एक्शन करते हैं और उस पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकेज जो कि है काज करता है, ठीक है। पेप्सिन जो के हैं, पेप्सिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो ये प्रोटीनेज एंजाइम है, इट इज़ अ प्रोटीनेज एंजाइम। मतलब ये कि ये प्रोटीन पर एक्ट करता है। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन का करता है और इसको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है बाय हाइड्रोलाइजिंग। हाइड्रोलाइजिंग का क्या मतलब है कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अगर होता है, जो मैंने डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में। स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स को टारगेट करता है और उस स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है बाय एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द प्रोटीन्स। दूसरा क्या है, एट कर्डल्स मिल्क, ये मिल्क को कर्डल्स करता है, ठीक है, मतलब वो कर्डल्स बनाते हैं मिल्क के अंदर। दिस अकर्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द मिल्क प्रोटीन केसीन इनटू पैरा केसीन बाय अ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और ये मिल्क को किस तरह कर्डल्स करता है, इसलिए कि जो मिल्क प्रोटीन है जिसको कहते हैं केसीन प्रोटीन, मिल्क के अंदर ये प्रोटीन पाए जाते हैं केसीन प्रोटीन। तो ये केसीन प्रोटीन की डाइजेशन करता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करता है और केसीन को कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में, इसको कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में। इट कॉडल्स मिल्क एंड दिस अकर्स, जब मिल्क पर एक्शन करता है पेप्सिन, जब मिल्क पर रिएक्शन करता है, मिल्क पर एक्शन करता है, तो मिल्क में मौजूद जो प्रोटीन्स है जिसको केसीन प्रोटीन करते हैं, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करता है और केसीन को कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में, यानी केसीन को ये कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स केसीन इनटू पैरा केसीन बाय अ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस करता है। सो यहाँ पर पेप्सिन के हमने दो एक्शन पढ़े। एक एक्शन क्या है कि ये प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में, और ये प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स पर एक्ट करेगा और इसकी हाइड्रोलाइसिस करेगा और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स में।
दूसरा हमने क्या काम कि मिल्क में जो मौजूद प्रोटीन, अगर ये मिल्क पर एक्शन करता है पेप्सिन, तो मिल्क में मौजूद जो प्रोटीन है जिसको केसीन प्रोटीन कहते हैं, तो ये केसीन को कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो कि है गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन की फंक्शन हो गया। अब आगे जाते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। फंक्शन में दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज है। पहले हमने पेप्सिन जिक्र किया, अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या फंक्शन है इसका। इट्स एक्टिविटी इज कंफाइंड, कंफाइंड का मतलब है लिमिटेड, महदूद टू द स्टमक एज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय ट्रिप्सिन। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है इसकी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ स्टमक तक महदूद होती है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इसको फिर डिस्ट्रॉय करता है। इट इज मच मोर एक्टिव अगेंस्ट fats containing short and medium chain fatty acid, example milk fats हो गया। it is stable in acidic medium। गैस्ट्रिक लाइपेज याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है अगेंस्ट उस फैट्स जिसका जो फैटी एसिड चेन्स है ये शार्ट हो या मीडियम हो। यानी फैटी एसिड्स का चेन जो कि हैं, फैटी एसिड का जो चेन होता है जिसके अंदर कार्बन होते हैं, कार्बन चेन होता है, तो बाज़ फैटी एसिड का चेन बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, बाज़ का थोड़ा शॉर्ट होता है, बाज़ का थोड़ा सा मीडियम होता है, ना ज़्यादा शॉर्ट होता है ना ज़्यादा लेंथी होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज इन इस किस्म के फैटी एसिड्स पर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसका चेन जो कि या शॉर्ट हो या मीडियम हो। यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पर ये एक्शन नहीं करता है, अगर करेगा भी तो इसका एक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक एक्शन होगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इसकी ओ फैटी एसिड पर ज़्यादा एक्टिविटी करता है जिसका चेन जो कि है जो शॉर्ट हो या मीडियम हो। लॉन्ग फैटी एसिड चेन पर इसकी इतनी खास एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जो कि इसका क्या है, मिल्क पेड्स है एंड इट इज स्टेबल एंड फॉर एग्जांपल मिल्क पेड्स, क्योंकि इसमें ऐसे फैटी एसिड्स अकर होते हैं जिसका चेन शॉर्ट होता है या मीडियम होता है। इट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये एसिड मीडियम में स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन आगे जाकर एक ट्रिप्सिन की वजह से और दूसरा पीएच भी चेंज हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो इन दोनों जुहाल की वजह से लाइपेज की फिर डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन स्टमक में इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती क्योंकि स्टमक में एसिड मीडियम होता है और ये एसिड मीडियम में स्टेबल होता है। थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ जाते हैं, HCl की तरफ, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद थर्ड नंबर आता है HCl। सो इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। HCl के ये तीन चार फंक्शंस है, इसको हम वन बाय वन जो कि है इसकी स्टडी करेंगे। पहला फंक्शन HCl का किया है कि ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। इट कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, यानी ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। ठीक है, पहला फंक्शन HCl का क्या है कि इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। याद रखिए कि पेप्सिनोजेन जो कि है ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। सबसे पहले जो पेप्सिन प्रोड्यूस होता है तो ये पेप्सिन की शक्ल में नहीं होता है बल्कि ये पेप्सिनोजेन फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये पेप्सिनोजेन फॉर्म जो कि है ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। तो अगर ये अपना एक्टिविटी शो करने के लिए कि फर्दर जाकर ये प्रोटीन की डाइजेशन करे, तो इसके लिए इसको अपने एक्टिव फॉर्म में लाना जरूरी होता है, और वो इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, वो है पेप्सिन। यानी इसको पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट करना पड़ेगा पेप्सिन में। और ये काम कौन करता है, ये काम जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद HCl है, तो ये HCl का ये काम होता है कि ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करे पेप्सिन में। दूसरा इसका कौन सा फंक्शन है, सो दूसरा इसका फंक्शन है इट लोअर्स द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सो दैट पेप्सिन कैन हैव अ फेवरेबल पीएच फॉर डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन। इट लोअर द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है इसको लोअर करता है, यानी पीएच कम करता है, यानी 2 से 1.5 की तरफ लाता है, 1.5 से 1.3 की तरफ लाता है, यानी पीएच को कम करता है। पीएच को कम करना शो करता है कि जो मीडियम है ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, क्योंकि जितना पीएच कम होगा ये एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना पीएच ज़्यादा होता है उतना एसिडिटी कम होगा, बेसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो HCl जितना HCl सिक्रीशन जो कि है ये गैस्ट्रिक जूस में आता है उतना गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो कि है ये कम होता जाएगा और ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा।
so that pepsin can have a favorable pH for digestion of protein। so इसलिए कि पेप्सिन जो के हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया था कि पेप्सिन के लिए, ताकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए एक फेवरेबल पीएच होना चाहिए। फेवरेबल पीएच का मतलब है कि एक ऐसा पीएच होना जरूरी है कि जिसमें प्रोटीन पेप्सिन अपना एक्शन अच्छी तरह शो करे। और इसके लिए कौन सा पीएच जरूरी है? एसिडिक पीएच होना जरूरी है, ठीक है। तो HCl जो के हैं ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है एसिडिक बनाता है, और इस एसिडिक पीएच की वजह से पेप्सिन जो के है इसका फंक्शन बेहतर हो जाएगा। पेप्सिन अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से ये प्रोटीन की डाइजेशन काज करेगा। थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं। एक तो ये हो गया कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। दूसरा क्या है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कम करता है, जिसकी वजह से जो कि क्या हो जाता है कि पेप्सिन जो कि इसको एक फेवरेबल पीएच मिल जाता है ताकि ये प्रोटीन की डाइजेशन कर सके। तीसरे की तरफ आते हैं कि HCl के फंक्शन क्या है। तीसरा, इट इज एन एंटीसेप्टिक एक्शन व्हिच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द स्टमक। HCl का जो कि है, क्योंकि ये खास पीएच एसिडिक पीएच बनाता है, ठीक है, और ये बहुत भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एंटीसेप्टिक एक्शन भी इसका है। तो स्टमक में मौजूद अगर फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, ठीक है, या अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक के अंदर है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक्शन भी है इसका। Fourth number, it helps in the absorption of iron as it helps in the release of iron from its bound form in food। अगर खुराक में आयरन होता है, यानी फूड में आयरन भी है, तो ये फूड में ये बाउंड फॉर्म में होता है। आयरन जो कि है ये फूड में बाउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी आयरन जो कि है इट इज फाउंड इन बाउंड फॉर्म इन फूड। फूड में, खुराक में आयरन जो के है ये बाउंड फॉर्म में होता है, यानी फूड में आयरन जो के है ये बाउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो HCl क्या करता है, ये इस आयरन को फूड से जो कि है इसको रिलीज करता है, आयरन को रिलीज करता है। इट रिलीज द आयरन फ्रॉम द फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन करता है, यानी आयरन एब्जॉर्प्शन में भी इसका काम है। तो HCl के पहला फंक्शन पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। दूसरा, पीएच कम करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन जो कि इसको एक फेवरेबल पीएच मिल जाता है ताकि ये प्रोटीन की डाइजेशन कर सके। तीसरा किया है, इसके एंटीसेप्टिक एक्शन है, ये स्टमक में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। 4 नंबर इसका क्या फंक्शन था कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है। किस तरह? क्योंकि आयरन जो कि है फूड में बाउंड फॉर्म में आता है, यानी फूड के साथ ये बाइंडेड होता है। तो HCl क्या काम करता है कि फूड से इस बाइंडेड आयरन को, बाउंड आयरन को रिलीज करता है और इसको एब्जॉर्ब करता है। सो आयरन एब्जॉर्प्शन में भी इसका फंक्शन है। तो ये थे HCl के फंक्शंस। अब जाते हैं फोर्थ नंबर फंक्शन की तरफ, और फोर्थ में है म्यूसिन। दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द म्यूकस acts as a lubricating agent by forming a slippery layer over the mucosa of the stomach। ठीक है। अब म्यूसिन जो कि है ये क्या है? इट इज, तो पहली बात तो ये है कि इट इज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन एंड द म्यूकस। ये म्यूकस में जो कि है, म्यूकस में एक ऐसा प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन इसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन इसको कहते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको कहते हैं। सो म्यूसिन एज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट इन द म्यूकस, म्यूकस में होता है। एक्ट एज, और इसका काम क्या है कि ये लब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इट एक्ट्स एज अ lubricating agents by forming a slippery layer over the mucosa of the stomach। और स्टमक का जो इनरमोस्ट लेयर होता है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, सो इस पर एक स्लिपरी लेयर बनाता है, ठीक है। दिस लेयर ऑफ म्यूसिन, अब इस म्यूसिन का जो ये स्लिपरी लेयर होता है इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑन स्टमक वॉल। ये
चूंकि गैस्ट्रिक जूस में इसका पीएच एसिडिक होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, तो यहाँ पर ये खतरा भी होता है कि ये HCl ऐसा ना हो कि स्टमक का जो इनर मोस्ट वॉल है, जो म्यूकोसा है, इसको डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, तो ये लेयर म्यूकोसा के ऊपर इसलिए बन जाता है ताकि ये प्रोटेक्शन का काम कर सके। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस में मौजूद HCl जो कि है ये आसानी से जो कि है इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, तो ये लेयर जो म्यूसिन का लेयर है ये एज अ बैरियर के तौर पर काम करता है। ठीक है, सो ये प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ द एसिड या HCl फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक वॉल को डिस्ट्रक्शन से बचाता है, एंड दस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डाइजेशन ऑफ द स्टमक इटसेल्फ। मोreover म्यूसिन हैज एन एंटी पेप्सिन एक्टिविटी, इसके एंटी पेप्सिन एक्टिविटी भी है। ठीक है, अगर पेप्सिन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर ये म्यूसिन जो कि है उस एक्टिविटी को, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी ये पेप्सिन एक्टिविटी के लिए एज अ रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट रखता है। ठीक है, एंड दस आल्सो अ बफरिंग एक्शन अगेंस्ट HCl। ठीक है, और ये HCl के अगेंस्ट भी जो कि बफरिंग एक्शन के तौर पर काम करता है, जिस तरह यहाँ पर हमने ऊपर जिक्र किया। सो म्यूसिन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है, म्यूकस के अंदर पाया जाता है और इसका काम है लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। और ये किस तरह कि स्टमक में मौजूद जो इनर मोस्ट वॉल है, जो म्यूकोसा है, इसके ऊपर एक लेयर बनाता है, और इस लेयर का फंक्शन क्या है, ताकि ये HCl की जो फंक्शन है कि ये स्टमक को डाइजेस्ट ना कर सके, स्टमक को डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो इसलिए ये लेयर ऊपर बन जाता है ताकि ये HCl की डिस्ट्रक्शन से स्टमक जो कि ये सेफ रहे। ठीक है, तो ये म्यूसिन हो गया, इसका फंक्शन हो गया। अब फिफ्थ नंबर आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की तरफ। दिस फैक्टर इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, जिस तरह म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर था, इस तरह इंट्रिंसिक फैक्टर भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम, और ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन क्या है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन काज करता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन काज करता है। इट्स लेक रिजल्ट्स इन विटामिन B12 डिफिशिएंसी, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, एब्सेंट हो, तो फिर ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी खास करेगा बॉडी में, और इसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच विटामिन B12 डिफिशिएंसी अकर्स। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से भी पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 काज करता है। तो अगर ये ना हो तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आ जाएगी, और इसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा जो कि इसका क्या फंक्शन है, द फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्टमक दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये स्टमक का वाहिद एक ऐसा फंक्शन है जो लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद इन द स्टमक, अब ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा जहन में याद रखिए, विद इन द स्टमक, स्टमक के अंदर सर्टेन अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ इस तरह के और भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसको आर प्रोटीन कहते हैं। याद रखें कि स्टमक के अंदर इस तरह के आर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आर प्रोटीन्स, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो स्टमक में आर प्रोटीन पाए जाते हैं। आर प्रोटीन क्या, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। इट कम्पीट, और ये आर प्रोटीन जो कि इट कम्पीट विद इंट्रिंसिक फैक्टर टू बाइंड विटामिन B12। सो अब क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो कि है बाइंड होता है विटामिन B12 के साथ, और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन काज करता है। ठीक है, लेकिन आर प्रोटीन भी विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ कंबाइन होना और इसको एब्जॉर्ब करना, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करना, सो आर प्रोटीन भी जो कि इसके साथ बाइंड होता है। तो क्या होता है कि जब आर प्रोटीन विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है, तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए जगह नहीं होता है कि ये आकर विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाए। ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसको कहते हैं। आर प्रोटीन भी बाइंड होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी बाइंड होता है विटामिन B12 के साथ। तो जब आर प्रोटीन बाइंड होता है तो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए जगह नहीं होता है। तो एज अ रिजल्ट इंट्रिंसिक फैक्टर का जो फंक्शन है कि इसको विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी पैरों, एज अ रिजल्ट एनीमिया अकर हो जाएगा। और ये दोनों क्यों, क्योंकि आर प्रोटीन और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि दोनों ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है ना, तो दोनों विटामिन B12 के साथ बाइंड हो सकते हैं। आर प्रोटीन और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों
सेम स्ट्रक्चर होता है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो दोनों जो कि विटामिन B12 के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का बाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ वे से बाइंड नहीं होता है, ये इसलिए बाइंड होता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कर सके। लेकिन जब आर प्रोटीन बाइंड होता है तो विटामिन B12 को घेर लिया किसने, आर प्रोटीन ने, तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए जगह नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि एक ही सबस्ट्रेट है यानी विटामिन B12 है, लेकिन इसके साथ अटैच होता है और दो केमिकल्स, आर प्रोटीन और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन होता है, आर प्रोटीन कहता है कि मैं विटामिन B12 के साथ होऊंगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ये कोशिश करता है कि मैं बाइंड हो जाऊं, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन बाइंड हो जाए, आर प्रोटीन का, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जब बाइंड होता है विटामिन B12 के साथ, ये इसकी एब्जॉर्प्शन काज करता है, लेकिन आर प्रोटीन जो है ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन काज नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इसका होना जरूरी है। तो इसके लिए भी क्या हो, हाउ एवर पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस रिलीज विटामिन B12 फ्रॉम दीज प्रोटीन्स एंड इट गेट बाउंड्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आर प्रोटीन के साथ ये बाइंड हो गया तो हमारे साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर या आगे जाकर पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस होते हैं। पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस ये एंजाइम होते हैं, ये विटामिन B12 से इस आर प्रोटीन को रिलीज करेगा और इंट्रिंसिक फैक्टर को जो कि है बाइंड देगा विटामिन B12 के साथ, ठीक है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया कि इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा जो कि है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि है, और हमने कहा कि ये स्टमक का वाहिद एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हमने जिक्र किया आर प्रोटीन का, कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में या स्टमक में आर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर भी ग्लाइकोप्रोटीन, तो इन दोनों का कंपटीशन होता है, दोनों विटामिन B12 के साथ बाइंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है इंट्रिंसिक फैक्टर, हम चाहते हैं कि ये बाइंड हो जाए। तो इन केस अगर आर प्रोटीन कामयाब हो जाए बाइंडिंग में और ये विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाए, तो फिर आगे जाकर पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम जो कि है ये वापस डिटेच करता है, आर प्रोटीन को सेपरेट करता है विटामिन B12 से, और इस तरह इंट्रिंसिक प्रोटीन को जो कि बाइंड होने देता है विटामिन B12 के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जो आखिरी स्लाइड है 6 नंबर, अदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स के हम यहाँ पर फंक्शन पढ़ेंगे। In addition to pepsin and gastric lipase, the gastric juice contains many other enzymes which, however, are not important in digestion. इस तरह पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज तो ये तो डाइजेशन के हवाले से इंपॉर्टेंस रखते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, लेकिन ऐसे एंजाइम्स भी है जो डाइजेशन में हेल्प नहीं देते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक जूस में ऐसे एंजाइम्स मौजूद है। दीज इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल कौन से एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल जिलेटिनेज एंजाइम है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, रेनिन है, लाइसोजाइम है। ये डाइजेशन में हेल्प नहीं देते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। जिलेटिनेज एंड रेनिन, यानी ये जिलेटिनेज और जो रेनिन का हमने जिक्र किया, तो ये दोनों एंजाइम जो कि है आर नॉट फाउंड एंड द एडल्ट ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस, यानी एडल्ट में ये पेयर नहीं पाए जाते हैं जिलेटिनेज और रेनिन। हाउएवर रेनिन इज फाउंड इन द इन्फेंट्स गैस्ट्रिक जूस इन एट कार्डल्स मिल्क, लेकिन रेनिन जो कि है ये इन्फेंट्स गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं और इसका काम है मिल्क डाइजेशन करना, मिल्क को कर्डल करना, जो पहले हमने जिक्र किया कि केसीन को कन्वर्ट करता है पैरा केसीन में, केसीन प्रोटीन की डाइजेशन करता है। जिलेटिनेज और रेनिन ये ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस में अकर नहीं होते हैं, लेकिन रेनिन जो कि है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है, और इसका काम है मिल्क की डाइजेशन करना। The gastric juice also contains urease activity, which can produce ammonia from यूरिया। इस तरह गैस्ट्रिक जूस जो कि है ये यूरियस एक्टिविटी पर भी मुश्तमिल है, यूरियस एक्टिविटी भी शो करता है और ये इमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, इट कन्वर्ट्स इमोनिया इनटू यूरिया। दिस इमोनिया मे बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस इन न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिडिटी, और ये इमोनिया जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये इमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट करता है। और जिलेटिनेज रेनिन जो कि ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते हैं, लेकिन रेनिन जो कि ये इन्फेंट्स में होता है, इसका काम है मिल्क को डाइजेशन करना। तो थैंक यू स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेंक्रियाटिक जूस जो कि है इसकी केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन हम पढ़ेंगे।
So thank you students, thank you so much.